तो मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो किस सीक्वेंस में आए थे, यानी सबसे पहले कौन सा आक्रमणकारी आया, उसके बाद कौन आए, उसी सीक्वेंस में हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए थे मौर्योत्तर काल में वो थे कुषाण वंश के। कुषाण वंश को काइसुंग वंश के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, जो प्रमाण मिलते हैं उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि ये कहाँ से आए थे, तो ये चाइना यानी चीन से आए थे। इनका जो संस्थापक है वो है कुजूल कैटफिसिस। देखिए, कुजूल कैटफिसिस की जो ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि इसने सबसे पहले क्या किया था, तांबे के सिक्के चलाए थे और सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजूल कैटफिसिस। लेकिन कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है विम कैटफिसिस को माना जाता है। यहाँ हमने आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दिया हुआ है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है विम कैटफिसिस को, जिसने क्या क्या काम किया था, जिसने क्या किया था, शुद्ध प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो आप कहेंगे स्ट्रेटो ने, ठीक है, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जिसने चलाए थे उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम आएगा विम कैटफिसिस। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस राजा को जाता है या किस वंश के शासकों को जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। देखिए, मौर्योत्तर काल में ना उपाधि और सिक्के, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि शीशे के सिक्के सातवाहन काल में चलते थे। दूसरी इसकी उपलब्धि क्या है, इसने क्या किया था कि इसने सबसे अधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। ऐसे इसके ऊपर हमने बताया कुजूल कैटफिसिस ने भी क्या किया था, तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन इसने सर्वाधिक मात्रा में चलाया था। इसने क्या किया था, कुछ भारतीय उपाधियां भी धारण की थी, जैसे महाराजा धीराज हो गया, परमेश्वर हो गया, राजा हो गया, ये सब उपाधियां भी इसने धारण की थी। एक जो बड़ी चीज से मिलती है वो ये मिलता है कि इसके जो सिक्के थे उस पर शिव, त्रिशूल, नंदी, ये सब का अंकन मिलता है, जो ये बात प्रमाणित करता है कि ये क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था और शैव धर्म को मानता था। यहाँ हमने मेंशन कर दिया है इस चीज को कि इसके सिक्कों पर क्या मिलता है, नंदी, त्रिशूल और शिव के चिन्ह मिलते हैं, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि ये किस धर्म को मानता था, ये शैव धर्म को मानने वाला था। अगर इसके बाद बात करें तो वैसे भी कुषाण वंश का सबसे ज्यादा योग्य शासक अगर बात करें तो वो था कनिष्क। कनिष्क जो था उसने अपनी दो राजधानी बनाई थी। पहली थी पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान पेशावर में है, और दूसरी राजधानी इसने बनाई थी मथुरा को। देखिए, कनिष्क जो है ना उसे इतिहास में द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। अब बात उठती है क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है कि जैसे अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और करवाया था, उसी तरह इसने भी क्या किया था, बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार करवाया था और खुद भी बौद्ध अनुयायी था। हमने ये सब पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में हमने जब बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया था उस टाइम हमने बताया था कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो द्वितीय बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी संगति में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदाय में बट गया था। एक हो गया था हीनयान और दूसरा हो गया था महायान। तो जो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा था उसमें गौतम बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो थी महायान संप्रदाय की। आगे बात करते हैं हम अगर, तो कनिष्क के पुरोहित का नाम था संघरस, और इसने क्या किया था, पारसिक के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी। ठीक है, तो कनिष्क के पुरोहित का क्या नाम था, संघ
रस। जैसे पतंजलि किसके पुरोहित का नाम था, तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके पुरोहित का नाम था पतंजलि। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे, जिसके पुरोहित का नाम था पतंजलि। उसी तरह कनिष्क के पुरोहित का नाम था संगरस, और इसने क्या किया था, पार्श्व के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। देखिए कनिष्क ने बहुत बड़ी चीज जो की थी वो क्या की थी, कनिष्क ने शक संवत चलवाया था। कब चलवाया था, 78 ईस्वी में, 78वीं ईस्वी में इसने क्या किया था, शक संवत चलवाया था। और इसी शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया था। शक संवत, देखिए विक्रम संवत से क्या होता है, हमने बताया था विक्रम संवत से क्या होता है, हमारा हिंदू पांचांग काम करता है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किससे काम करता है, वो शक संवत से काम करता है। और इसे अपनाया कब गया था, तो इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय संवत के रूप में, जिसके अनुसार पहला महीना कौन सा माना जाता है, तो पहला महीना शक संवत के अनुसार हमारा जो कैलेंडर है भारतीय, उसके अनुसार कौन सा महीना माना जाता है, जो चैत्र का, यानी जो मार्च में होली आती है उसके जस्ट बाद का जो दिन शुरू होता है वो चैत्र होता है। और चैत्र महीने के अनुसार ही हमारा क्या, कौन सा महीना माना जाता है, पहला महीना माना जाता है। अब वो अप्रैल हो सकता है या मार्च का एंड ऑफ मार्च हो सकता है, जिस दिन भी होली हो उसके अगले दिन से माना जाता है। शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना था, तो शक संवत और विक्रम संवत हमने बताया था 57 बीसी में चलाया गया था, और शक संवत कब चलाया गया, 78 ईस्वी में चलाया गया है। तो दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कितना है, वो है 135 ईयर्स, 135 साल का अंतराल है दोनों संवत के बीच में। विक्रम संवत क्या है, हमारे हिंदू धर्म द्वारा अपनाया गया है, जिससे पांचांग चलता है, जबकि शक संवत क्या है, हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत माना जाता है। अब बात करते हैं कनिष्क के दरबार में कौन कौन से रत्न थे, कौन कौन लोग उसके दरबार को सुसज्जित करते थे। तो सबसे पहला नाम आता है चरक का, जिसे आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, या जिसे मेडिसिन का जो है फादर ऑफ मेडिसिन कह लीजिए, क्योंकि इनके जो चरक संहिता है इसमें ढेर सारी औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा वसुमित्र, जिसने क्या किया था, विभाष शास्त्र लिखा था, और विभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है विभाष शास्त्र को, जिसे किसने लिखा था, जिसे वसुमित्र ने लिखा था। इसके बाद इसके शासनकाल में कौन है, तो वो है अश्वघोष। अश्वघोष की बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरिसपुत्र प्रकरण, ये सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा इसके दरबार में जो प्रमुख लोग थे उनमें नाम आता है नागार्जुन का, जिसने क्या किया था, सापेक्षवाद और शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद मतलब इन्होंने बताया था दुनिया शून्य है, कुछ है नहीं दुनिया में, सब कुछ नश्वर है। तो ये सारे लोग किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। ये जो 4 हमने नाम दिए ना, इस 4 नाम से कम 10 क्वेश्चन बनता है। पहली चीज़ की चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक ने लिखी थी। विभाष शास्त्र क्या है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। विभाष शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र हैं। वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए अश्वघोष को क्या कहा जाता है, भारत का मिल्टन। मिल्टन कौन थे, अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा तो उसे ज़रूर पता होगा मिल्टन कौन थे। बहुत बड़े जो है कि पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर के। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में या इंटर में पढ़ी होगी तो उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोइट्री मिल जाएगी आपको। तो इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता था, भारत का मिल्टन कहा जाता था, और संस्कृत नाटक का पिता कहा जाता था। अब आप कहेंगे कि वो तो कालिदास को कहा जाता था, लेकिन कालिदास को संस्कृत नाटक का राजकुमार कहा जाता था, और इन्हें क्या कहा जाता था, पिता कहा जाता था। दोनों के डिफरेंस को याद रखिएगा और समझिएगा।
नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। अब आइंस्टाइन कौन है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आपको, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता था? नागार्जुन को कहा जाता था। तो ये सारी जानकारी हमने देखी किसके बारे में? कुषाण वंश का जो सबसे योग्य शासक था कनिष्क, उसके बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद जो शासक आया था हुविश, वो उसके बारे में क्या बात करें। वो उसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसने क्या किया था, सर्वप्रथम सिक्कों पर गौतम बुद्ध के चित्र का अंकन कराया था। देखिए हमने बताया ना, मौर्योत्तर काल में उपाधि और चित्र यानी सिक्के बहुत सारे पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम अपनी पत्नी का चित्र पे अंकन कौन कराया था सिक्कों पे, तो वो पता होना चाहिए। माता का किसने कराया था, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ये सारे क्वेश्चन मौर्योत्तर काल से जरूर आते हैं। और एक बार अगर आपने ढंग से हिस्ट्री पढ़ ली तो आप फिर कोई सा एग्ज़ाम दीजिए, हिस्ट्री सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, बार बार उसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कुषाण की देन क्या है। तो कुषाण ने एक तो सबसे पहले क्या किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। उसके अलावा कि सबसे ज़्यादा क्या किया था इसने, तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली, तो द्वैत शासन प्रणाली जो होता है वो क्या होता है कि राजा होता है, राजा अपने सामंतों को क्या करता है, उसके अधीन जितने भी अंडर में उसके राज्य रहते हैं वहाँ की देखभाल करने के लिए देता है। तो द्वैत शासन प्रणाली जो होती है इन्हीं के समय से शुरू होती है। उसके अलावा क्या होता है, अभी हमने खुशविक के बारे में बताया था कि सर्वप्रथम सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का अंकन, तो कुषाणों की ही देन थी कि सबसे पहले बौद्ध के चित्र का अंकन, बुद्ध के चित्र का अंकन शुरू हुआ था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जूती यानी लेडीज़ नहीं, जो जेंट्स जो है शेरवानी के नीचे पहनते हैं ना शादियों में, वो वाली जूती, शेरवानी, पगड़ी, टोटी यानी नल, घोड़े की लगाम, ये सारी चीज़ें इन्हीं की देन है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी वो थी कला के क्षेत्र में। कुषाण काल में दो तरह की कला ने जन्म लिया था, एक था गांधार कला और दूसरा था मथुरा कला। गांधार कला जो थी उसे इंडो ग्रीक, ग्रीक रोमन, ग्रीक बुद्धिस्ट, ये सब नामों से भी जाना जाता है। और बुद्ध की मूर्ति बनाने में काले स्लेटी यानी ग्रे कलर के पत्थरों का यूज होता था गांधार कला में। इसमें क्या हुआ, बुद्ध की सबसे अधिक जो मूर्ति है वो गांधार कला की है। लेकिन इसमें बुद्ध की कैसी मूर्ति बनती थी, चिंतन, यानी ऐसे आप देखेंगे ऐसे दोनों हाथ ऐसे मुद्रा में होंगे, या फिर मतलब ऐसे घुंघराले घुंघराले से बाल जूड़ा करे होंगे, उस तरह की जो बुद्ध की मूर्ति है ना वो गांधार कला की विशेषता है। और सर्वाधिक मूर्ति भी गांधार कला में बनी हुई है। चिंतन की मुद्रा जो होती है ना, जैसे चिंता कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, उस तरह की मुद्रा की मूर्ति गांधार कला की विशेषता है। और दोनों कला का उदय कब हुआ था, कुषाण काल में हुआ था। ठीक है। मथुरा कला की अगर बात करें तो मथुरा कला में किस पत्थर का यूज हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। जबकि गांधार कला में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, तो काले स्लेटी यानी ग्रे कलर के पत्थरों का यूज हुआ था। हमने बताया था कि सबसे पहले जब हीनयान महायान संप्रदाय में बटा था और बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी, तो सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी वो किस कला में बनी थी, तो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी है। सर्वाधिक मूर्ति देखिए गांधार कला में बनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन सबसे पहली मूर्ति किस में बनी है, तो सबसे पहली मूर्ति बनी है मथुरा कला में। इसमें एक तरह का कंकाल मिला है, इसी कला की विशेषता में कंकाली टीला मिला है, जिसे क्या माना जाता है, जैन धर्म की मूर्ति से संबंधित माना जाता है। इसकी जो बुद्ध की मूर्ति है ना मथुरा कला की, वो क्या है, हंसमुख, जैसे लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं या बैठे हुए हैं, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान है, इस तरह की कला की मूर्ति हमें मथुरा कला से मिलती है। तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल का आखिरी वंश, आखिरी विदेशी आक्रमणकारी वंश, और इस तरह मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया। इसके बारे में एक चीज़ और कि इसका जो उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग, और वस्त्र में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते थे ये लोग क्या करते थे, मलमल के वस्त्र का इस्तेमाल करते थे।
इसमें जो व्यापार करता थे ना, जो लोग व्यापार करते थे उन्हें श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल पढ़े होंगे, उसमें भी श्रेष्ठी के नाम से ही जाना जाता था। इसमें भी व्यापारकर्ता को श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। और उत्तर भारत में श्रेष्ठी को किस नाम से जाना था? सेठ के नाम से। और दक्षिण भारत में जाना जाता था चीस्टी या चेट्टियार के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल, जो हमने 3-4 क्लास में आपको पढ़ाया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हमने बताया था कि सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, और सबसे ज़्यादा योग्य शासक जो था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके अलावा भारत का आइंस्टाइन, अभी हमने बताया नागार्जुन को कहा जाता था। किस चीनी जनरल को कनिष्क ने हराया था? ये क्वेश्चन कम पूछता है, ये थोड़ा प्रीसियस लेवल का है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, पेन चाओ को हराया था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ये भी हमने बताया था कि कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित है? चेदी वंश से, जिसने क्या किया था? हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण कराया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अभी हमने बताया है अश्वघोष ने की है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो हमने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या था? सेनापति था बृहदत्त का, और उसने हत्या करके क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था, ये भी हमने बताया था। और हमने ये कहा था कि कर्ण वंश उसके संस्थापक के बारे में ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। उसके अलावा है राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो शक संवत के नाम से। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो हमने बताया चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी हमने बताया था कि 57 ईसा पूर्व में हुई थी, 58 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? अभी हमने बताया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? ये भी हमने बताया कि अधीन किसके काम किया था? मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहन के अधिकतर सिक्के किस धातु के हैं? तो सिक्के सबसे अधिक किसके चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। देखिए कनिष्क से क्वेश्चन अभी जो हमने बताया सब क्वेश्चन पूछा है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था? ये भी है एक पॉइंट, कनिष्क के बारे में जान लीजिए, थोड़े ऊंचे लेवल का, लेकिन याद रखिएगा सिल्क मार्ग जो बनवाया था वो भी कुषाण वंश के राजा ने बनाया था, कनिष्क ने। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने क्या किया था? सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, शुद्ध। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? विम कैटफिशस। जो कला शैली भारतीय ग्रीक यूनानी शैली सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला। भी हमने बताया था कि इसे यूनानी शैली ग्रीक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी पुरुषपुर जो पेशावर में, दूसरी मथुरा में थी। इसके अलावा प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल चेदी वंश का था और उसकी राजधानी भी कलिंग ही थी। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। ये सारे जो क्वेश्चन है ये किससे हैं? मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। इसके अलावा हम एक सीरीज पढ़ाएंगे जिसमें मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल, मतलब अभी तक इतिहास में जो भी पढ़े हैं आप, वो सारे क्वेश्चन का एक मिक्स हम जो बनाएंगे, जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे उसकी सीरीज, और उसे हम सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद जो इतिहास में शुरू होता है वो है गुप्त काल। गुप्त काल के पहले जितनी भी क्लास आपने पढ़ी है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वैदिक पीरियड हो, या फिर बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, उसके अलावा ओरिजिन ऑफ मगध एम्पायर हो, फिर मौर्य एम्पायर हो, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो, ये सारे जो 7, 8, 10 क्लासेस पढ़ी हैं आपने हिस्ट्री के, वो सबसे क्वेश्चन कैसे आते हैं,
या आ सकते हैं, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। गुप्त जो है वो थोड़ा लंबा है और अगर आपने उसके प्रीवियस नॉलेज नहीं लिया है तो दिक्कत कर सकता है। जिसने भी हमारे प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके देख सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।